अपना प्रॉफिट कर ले लूंगा, देश में जो कुछ अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा ले लूंगा। और होता भी वैसे। ये सभी स्टार्टअप जो काम करते हैं ना, इस स्टार्टअप्स में जो व्यवस्थापन होता है, डे टू डे काम करते हैं, वो हमारे भारतीय लोग करते हैं, वो फाउंडर लोग करते हैं। इसमें फैक्ट्री भी जो होती है वो भारत में ही होती है। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग भारतीय होते हैं। किसी प्रोडक्ट का, वस्तु का निर्माण करना, उसका प्रमोशन करना, ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, ये सभी हमारे लोग ही करते हैं, वो भारतीय फाउंडर लोग ही करते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, ये सभी वस्तु सेवा का जो वो शुरू होता Recording है। in और वो तब progress. तक नहीं रुकता जब तक वो आप ये वो पूरी तरह से आपके कंपनी के मालिक नहीं बन जाते। लेकिन दोस्तों, हम एमसीएल कभी भी ऐसा नहीं करेगा। एमसीएल कभी भी ऐसे काम, इस तरीके से बिजनेस नहीं करेंगे। एमसीएल के पास कुछ आदर्श है, हमारे ऊपर कुछ संस्कार है, आदर्श है। और वो आदर्श है, संस्कार है हमारे ऐसे महान लोगों का, जिन्होंने हमारे लोगों के लिए, जनता के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करके रखते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह, ये सभी लोग ऐसे थे ना कि इनको भी कई सारी चीजें देने की कोशिश। कोई भी परकीय ऐसे लोग कि बाबा आप, और उनके उसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में बाकी के राजा शायद उनके पास रहते थे, जाते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इन्होंने कभी भी अपने लोगों के भविष्य के साथ, उनकी अच्छी चीजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए, उनके लिए लड़ते रहे और उनके लिए सुराज्य और स्वराज्य का निर्माण किया, एक सुजलाम सुफलाम राज्य का निर्माण किया। और हमारा भी वही आदर्श है, हमारे भी यही संस्कार है, हमारे भी यही आदर्श है। और एमसीएल तो ऐसी कंपनी है, इनफैक्ट इसके पहले बहुत कठिन परिस्थिति थी, कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति, लेकिन एमसीएल ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आने वाले दिनों में तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एमसीएल कभी भी हमारे किसानों के भविष्य का, हमारे लोगों के भविष्य को कभी भी किसी फॉरेन के कंपनी के हाथ में नहीं देंगे। हम कभी भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी बिजनेसेस करेंगे हमारे लोग करेंगे, जो भी कंपनियां होगी वो हमारे लोगों की कंपनियां होगी, हमारे लोग ही चलाएंगे और हमेशा के लिए वो उनकी ही रहेगी। और दोस्तों, कोई भी कंपनी जब होती है ना, कोई भी कंपनी को जब वो कंपनी चलती है तो उनके लिए विजन, मिशन, कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत जरूरी है। अभी हमारा कैसा मिशन है कि हमारा हमारा मिशन है कि सस्टेनेबिलिटी, इस दुनिया को फिर से उस शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है। और ये कैसे करना है, इसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है, एक विजन है हमारे पास कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमें यहां जाना है। कोड ऑफ कंडक्ट, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। जब आपकी सोच इतनी क्लियर होती है ना, तो किसी भी कंपनी को कोई भी डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें पता होता है, बहुत क्लैरिटी होती है कि हमें करना क्या है। हम बहुत आसानी से आगे जाते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो आज की तारीख में तैयार होती है ना, उनके सामने ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे बनाना होता है।
विजन के लाइन क्या डाले, मिशन की लाइन क्या डाले, तो यहां से वहां से कंसल्टेंट से लो लाइन डलवाते हैं और टाइम पे पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी के लिए ये विजन मिशन का होना। लेकिन मैं तो वो बोलता हूं कि किस कंपनी के लिए क्या, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, निजी जिंदगी में भी ये विजन मिशन, ये आदर्श संस्कार होना बहुत जरूरी है। हमारी निजी जिंदगी में आदर्श संस्कार कहां से आते हैं? तो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं, हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं, और इन आदर्शों को चलते, इन संस्कार को चलते फिर हमें लगता है कि हम जिंदगी में फिर कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करें। और जब आपका ऐसा कुछ विजन मिशन बनता है, तब आप अपना ये कीमती वक्त जो होता है वो अच्छी जगह पे डालते हैं, कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि ये जो युवा है, बच्चे हैं, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, उनके सामने ऐसा कुछ नहीं होता। उनके सामने उनको क्या करना है करियर, उनको कहाँ जाना है, उनको कुछ सपने, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसलिए मैक्सिमम टाइम वो मोबाइल के ऊपर, मैक्सिमम वो टेम्पररी प्लेजर के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करने वाले हैं, और उसमें से युवा मैक्सिमम भारत में जो अपना अमूल्य कीमती समय इसमें डाल रहे हैं। और जहां तक एंजॉयमेंट की बात है, जहां तक प्लेजर की बात है, मैं तो समझता हूं ये बहुत घाटे का सौदा है। अगर आपको पूरी जिंदगी मजा करना है, पूरी जिंदगी बहुत खुशी में रहना है, तो आप अपना ये जो कीमती जो टाइम है, समय है, उसको किसी अच्छी चीज में डालिए, किसी अच्छे लक्ष्य के लिए डालिए, फिर जिंदगी भर मजे कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि आप ऐसे कीमती वक्त को ऐसे गलत जगह पे अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो बाद में पूरी जिंदगी फिर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए होती है, पूरी जिंदगी फिर एक अच्छे घर के लिए भी आप काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मिशन है वो मिशन है सस्टेनेबिलिटी का। हम, और इस सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी यानी यही जो व्यवस्था जो माँ ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है। अभी सिंपल इसका एग्जांपल अपना वाटर साइकिल है, पानी का चक्र है। पानी हर जीव को लगता है। अभी इस पानी की चक्र की भी एक व्यवस्था माने की है कि ये जो समुद्र का पानी है ना, वो गर्म होके उसकी भाप बन जाती है, उसके भाप के बादल बन जाते हैं, और ये बादल फिर पहाड़ से टकरा के बारिश आती है, और ये बारिश फिर हमारी नदी, जो तालाब, उनको पानी देती है। उसका हम सब इस्तेमाल करते हैं, और फिर से ये नदी का पानी उस समुद्र को जाके मिलता है। तो हमारी जो जरूरत है वो पानी को हमेशा 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 माँ करोड़ों सालों से तैयार करती आ रही है। और ये चक्र सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, हर उस चीज के बारे में जिसको, जो हमें लगती है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। हर कोई चीज जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ने के बाद फिर से उसका विघटन होता है, फिर से वो रॉ मटेरियल तैयार होता है कि जो मटेरियल, जो जिस रॉ मटेरियल से फिर से वो वस्तु बनती है, फिर से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ये विघटन करने का, फिर से उसको रिसाइकल करने का काम अगर कोई करता है इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया में, तो वो है सूक्ष्म जीव। इनफैक्ट ये सूक्ष्म जीव है जो पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की राह पर चलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव है जो हर जगह प्रेजेंट है, हमारे पानी में है, जमीन में है, हर एक प्राणी में भी है। इनफैक्ट हमारी भी बात करें ना, तो हमारी पूरी बॉडी में अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीव है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है। कुछ भी आप खाते हो ना, तो मुंह में वो डाइजेशन शुरू होता है, तो उस सलाइवा में भी सूक्ष्म जीव है जो डाइजेशन करते हैं, पेट में, हर जगह है। जो खाना हम खाते हो उसका हजम करने के साथ साथ हर कोई चीज जो हमें लगती है वो देने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, ये जिंदगी, ये पूरी जो अपनी धरती माँ है, ये पूरा प्रकृति का संतुलन है, वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीव के लिए। ये कोरोना है ना, ये कोरोना भी एक सूक्ष्म जीव है, उसका भी एक रोल है जो कुदरत ने तैयार किया है, और वो इतने करोड़ों सालों से अपना रोल, वो अपने काम करता था। वो किसी जानवर के बदन में था, वो अपना काम जानवर के लिए अच्छा काम करता था। हम लोग है गलत है जिन्होंने इस पूरे प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया, और वो अपना घर छोड़ के हमारे घर में आ गए, और क्या हुआ वो आपके सामने है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट तैयार करने हैं? तो ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं कि जो 100% जिसका विघटन हो, और जिसमें कोई भी कचरा तैयार नहीं होता। 100% विघटन करने के बाद सब हो तैयार होता है वो रॉ मटेरियल फिर से इस्तेमाल करने के लिए।
कोई भी ऐसी चीज नहीं तैयार नहीं होती कि जिसकी वजह से हमारी इस प्रकृति, पर्यावरण, किसी को भी कोई तकलीफ हो। तो हम पहले तो सस्टेनेबल फ्यूल में है, बायोफ्यूल्स में। तो हमारे ईंधन का जब कोई भी इस्तेमाल करेगा, उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास इसमें से कार्बन लेगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा हवा में, और कार्बन से फिर उस कार्बन से फिर हम लोग अपना एमकोल, एमसीएनजी बनाएंगे। तो ये चलता रहेगा सस्टेनेबल फ्यूल में। लेकिन वही आप फॉसिल फ्यूल की बात करो तो आप जितना कोयला, जितना ऑयल, गैस इस्तेमाल करते हो, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो कचरा तैयार होता है वो कचरा आप हवा में डाल रहे हैं, और उसी कचरे की वजह से फिर ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब आपत्ति आ रही है। सस्टेनेबल फूड में हम है, जो भी अनाज हम लोग उगाएंगे, जो भी खाना हम तैयार करेंगे, उस खाने को जो चीजें लगती है वही वो ये सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करके उनको देंगे। यानी कोई भी केमिकल्स हम लोग नहीं देंगे बाहर से, कि जिसके वजह से पूरी जो धरती की व्यवस्था वो डिस्टर्ब हो। और एक सेक्टर में काम करेंगे हम लोग, जो सेक्टर में हम लोग कई सारे अलग अलग चीजें बनाएंगे, और ये सभी चीजें, ये सभी प्रोडक्ट आज के पेट्रोकेमिकल्स के जो अलग अलग प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, पेट्रोकेमिकल ये बहुत बड़ा संकट है। पूरी दुनिया का दुश्मन अगर कौन है तो क्रूड ऑयल। हमको लगता है कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, फ्यूल तैयार होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पूरी दुनिया खतरे में, संकट में है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे बहुत बड़ा रोल इस क्रूड ऑयल का है। आज की तारीख में ये जो पेट्रोकेमिकल कहां से आते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, तो ये सभी पेट्रोकेमिकल्स, एक कैंसरस जो चीजें बन रही है आज, एक कैंसर सब कुछ फैलता जा रहा है, इसका पूरा जो सोर्स है वो भी है ये क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल है कि जिससे अलग अलग चीजें बनती है, और आज की तारीख में इस क्रूड ऑयल की जो चीजें बनती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो पूरे पर्यावरण में वैसे ही है, वो उसका विघटन नहीं होता। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव इसका विघटन नहीं कर पाते। और आप देख रहे हैं कि इतने सारे सेक्टर से, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, प्लास्टिक यहां से आता है, रबर यहां से आता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर यहां से आता है, कपड़े विपड़े सब कुछ यहां से आता है, और जिसकी वजह से आज पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। तो हम आज जिसके बारे में बात करेंगे, जिसको समझेंगे अच्छी तरह से, उसका नाम है एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। यही प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इस केमिकल के, पेट्रोकेमिकल के सभी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे। हम इनको एमसीएल सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल प्रोडक्ट भी कहेंगे। वो क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया को बेचने वाले, पूरी दुनिया में इसका प्रमोशन करने वाले, और पूरी दुनिया जिस शब्द को समझती है वो शब्द है सस्टेनेबिलिटी, और इसलिए पूरी दुनिया का समझने वाला शब्द का भी हम आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं, एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। और क्या है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स? तो वही प्रोडक्ट जो 100% जिसका विघटन होगा ये दुनिया में, पर्यावरण में जो व्यवस्था बन चुकी है उससे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यानी कोई भी कचरा, कोई भी चीज जो पर्यावरण को खराब करेगी ऐसी बनेगी नहीं। और कौन से प्रोडक्ट हम बनाएंगे फिर इसमें, इस पूरे सेक्टर में? तो सभी तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसकी आज जरूरत है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पूरी दुनिया में ये कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री। इनफैक्ट ये एक इंडस्ट्री के ऊपर अगर हमने फोकस किया तो हम 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं भारत में, और भारत को फिर से एक बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। लेकिन इसमें पूरी दुनिया में आज प्रॉब्लम क्या है? तो 70 से 75% ये जो कपड़ा है, वस्त्र है, ये वो केमिकल से बन रहे हैं, पेट्रोलियम से बन रहे हैं। और दुनिया चाहती है कि ये पेट्रोलियम बंद हो जाए और कपास से, इस रुई से, कॉटन से वस्त्र बने, और पूरी दुनिया चाहती है ये। लोगों को पता है कि कितना फर्क है इन दोनों में। और आज पूरी दुनिया में जहां जितना भी क्षेत्र है, जहां कपास, जहां कॉटन तैयार हो रहा है, 36% क्षेत्र भारत में है। तो एक तरफ दुनिया को चाहिए कि कपास के वस्त्र तैयार हो, कॉटन के वस्त्र तैयार हो, और दूसरी तरफ भारत ऐसा देश है कि जहां जो किसान जो इतने सारे क्षेत्र में कपास तैयार कर रहा है, आज इसको सही दाम नहीं मिल रहा है। 12,000 रुपए क्विंटल जो मिलना चाहिए था उसको आज 7,000 रुपए पे आके बैठा है, और उसको पता भी नहीं किसानों को कि जो मैंने मेहनत की है साल भर, जो मैंने खर्चा किया वो खर्चा मुझे मिलेगा कि नहीं। अब यही परिस्थिति आराम से बदल सकते हम।
इसी परिस्थिति को बदलना है इस एमईपी के थ्रू। हम ये जो कॉटन, जो कपास आज हमारे किसान ने जो बनाई है, जो हमारे पास है, जो हमारी ताकत, उससे बहुत हाईफाई नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो चीजें हम बना सकते हैं आज इमीडिएटली, अब भी वो बना के बेच सकते नहीं में। उसमें रुमाल हो सकता है, उसमें सॉक्स हो सकते हैं, उसमें कपड़े हो सकते हैं, घरेलू जो चीजें वो हो सकते हैं, कई सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण हम उनसे कर सकते हैं और एक अच्छे पैसे किसानों को भी दे सकते हैं और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सच मैं आपको बताने वाला हूं। इस दुनिया को बर्बाद करने वाला अगर एक नंबर के ऊपर ये पेट्रोलियम ऑयल है, अगर एक नंबर के ऊपर क्रूड ऑयल है जो इस दुनिया को बर्बाद करे, तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये कपड़े हैं। क्या आप सोच सकते हैं? दूसरे नंबर पे कपड़े हैं जो ये पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी जरूरत है। इनफैक्ट मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। कुछ दिनों पहले मैं कुछ काम की वजह से हिमाचल प्रदेश गया था। वहां डलहौजी करके एक शहर है। अभी डलहौजी इतना खूबसूरत शहर है कि आज भी ब्रिटिश लोग उसके ऊपर उसको चाहते, इतना अच्छा शहर है। और वहां उस डलहौजी शहर में वहां ठंड होती है और वहां मध्यवर्ती एक ऐसा मार्केट है जिसका नाम है मॉल रोड शॉपिंग सेंटर। आपके सामने जो चित्र है उसका ही है। वहां मैं गया, वहां मुझे वही सॉक्स, हैंड ग्लोव, ऐसे कुछ कपड़े खरीदने थे। हर दुकान में जब मैंने देखा तो देखा दोस्तों कि सभी सॉक्स, सभी जो हैंड ग्लोव है, वो सभी कोई कुछ कॉटन का वगैरह नहीं है, वो सब पेट्रोकेमिकल के हैं। और हर एक चीज जो बनी है वो मेड इन चाइना है, उस पर लेबल है। यानी ग्लोव्स भी लेंगे तो उसमें लिखा है मेड इन चाइना, सॉक्स लेंगे तो मेड इन चाइना है, और हर दुकान में वही मिलता है। अभी हिमाचल प्रदेश हमें पता है कि वहां ज्यादा खेती नहीं हो सकती, इतने पहाड़ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो नोन है पशुपालन के लिए। वहां पशुपालन से भी कितने अच्छे वूल के वस्त्र बनाए जा सकते हैं और यहाँ बेचे जा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। वैसा सेम हिमाचल प्रदेश में वो हो रहा है जो डलहौजी में हो रहा है, वो वैसे ही हो रहा है जैसे मुंबई में हो रहा है। यानी मुंबई का कोई बड़ा जो रिटेलर है, बड़ा जो कोई ट्रेडर है, इंपोर्टर है, वो चाइना से माल लेके आता है, वस्तु लेके आता है, और यहाँ के जो होलसेलर है 4-5 उनको बेचेगा वो। होलसेल वालों के से फिर ये जो दुकान वाले हैं वो उनसे लेंगे। तो जो मुंबई में चल रहा है वैसे ही वो सेम डलहौजी में चल रहा है। कोई चाइना से वो माल लेके आ रहा है पेट्रोकेमिकल का, और उसको फिर होलसेल वालों को बेच रहा है, फिर होलसेल वाले से ले लो के सब लोग, यानी छोटा भी दुकान रहा तो भी वो चाइना के प्रोडक्ट से भरा हुआ था, और कोई बड़ा दुकान था वो भी चाइना के माल से भरा हुआ था। और यही चीज को बदल सकते हैं ना। यही अगर कोई एमसीएल हमारी स्टार्टअप कंपनी है, हमारी एमबीएस है, तो यही हमारे किसान, हमारे लोग जो रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, उनसे ये सभी वस्त्र हमारे महिला बचत गट भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं और ये बेच सकते हैं। और यही करना है इस उद्योग, इस प्रोडक्ट के साथ। अभी आज तो आप होम डेकोर के भी देखेंगे ना, यानी पर्दे, ये बेडशीट्स, ये कर्टन्स, और जो कुछ चीजें, सब कुछ पेट्रोकेमिकल्स है। फैशन तो जो हर महीने बदलती रहती है, हर 3 महीने बदलती रहती है, ऑनलाइन आप देखते रहते हैं, ये पूरा फैशन बनता है आजकल ऐसे कपड़ों से, सिर्फ पेट्रोलियम कपड़े से। और ये है सच। अल्टीमेटली 85% ये जो पूरा कपड़ा आप जो इस्तेमाल कर रहे हो ना, यानी अंडरगारमेंट से लेके पूरा फैशन सो कॉल्ड, सब कुछ आज की तारीख में बहुत बड़ा कचरा और बहुत बड़ा थ्रेट होता जा रहा है इस पर्यावरण। और बस हमें यही बदलना है। आप सिर्फ अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में, अपने म्युनिसिपल वार्ड में जो भी लोगों की जरूरत है उसको 100% रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। हमारे कॉटन ने, किसान ने जो तैयार किया है, उस कॉटन से हमारी महिला बचत गट जो चीज तैयार करेंगे, ऐसे वस्त्र, ऐसे प्रोडक्ट, उनसे करिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इतनी सारी जरूरत हमारे घर में ही है कि आप सभी लोगों को काम भी दे देंगे और एक अच्छा इनकम हर घर को देंगे। प्लास्टिक, अभी एलिमिनेट प्लास्टिक तो पूरी दुनिया की पहल है। हमको अंदाजा ही नहीं कि प्लास्टिक किस किस स्वरूप में इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है। हर जगह प्लास्टिक बर्बादी कर रहा है, और इस प्लास्टिक को पूरी तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे इस एमईपी प्रोडक्ट के साथ। अभी हॉस्पिटल नहीं, होटल रेस्टोरेंट जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, अब इसमें सिंपल स्ट्रॉ होता है जो प्लास्टिक है, उसको रिप्लेस करते हैं कागज के स्ट्रॉ से।
और कई सारी चीजें जो 5 स्टार होटल से लेके जो गाड़ी में कुछ खाने का सामान बेच रहा है, हर जगह हम लोग इस कागज के या जो इको फ्रेंडली चीजें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में आज पैकेजिंग को इतनी सारा प्लास्टिक इसका इस्तेमाल होता है, उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। इस पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रोडक्ट्स लगते हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। स्टोरेज में अगर बात करें तो घर के स्टोरेज से लेके दुकान का स्टोरेज, किसी बड़े इंडस्ट्री का स्टोरेज, आज मैक्सिमम जगह पे प्लास्टिक तैयार होता है, वहां कांच लेके आ जा सकते हैं। कांच तो इनर्ट है, जैसे मिट्टी जैसा। कई सारे घरेलू चीजों को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। बैग बोले तो सिर्फ प्लास्टिक, सिंपल सादे बैग से लेके बड़े बैग तो सिर्फ प्लास्टिक होता है। हर तरह के बैग को हम रिप्लेस कर सकते हैं कागज के, कपड़े के बैग से। स्टेशनरी, ये पेन, पेंसिल, आज भी अभी आपके हाथ में जो पेन होगा, मैक्सिमम पेन वो प्लास्टिक से बने हुए होंगे, और वो इस्तेमाल करने के बाद कहां जाएंगे? वही बर्बादी के लिए जाएंगे। उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आज हमारे स्कूल चालू हुए, आपने बहुत सारे घर में वो स्कूल बैग्स आए होंगे। भारत में 90% से ज्यादा ये स्कूल बैग बन रहे हैं उस पेट्रोकेमिकल से, और उस 90% जो भी माल यहाँ बेचा जाता है ना, मैक्सिमम माल चाइना से लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। अभी 2 सप्ताह पहले, 3 सप्ताह पहले हमने देखा ना कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कोई आना चाहता, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कोई काम करना चाहता, बहुत झंझट लगती है उनको। सब उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ मेहनत करके जितने पैसे में आज माल तैयार करूं, उतने में पैसे मुझे चाइना जाके वो माल आएगा, तो मैं क्या उसमें पकड़ू जाऊं। तो बस वो चाइना से माल लेके आ रहे हैं, अपना नाम डाल रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। घर में, किचन में जो भी चीजें लगती है ना, वो जो प्लास्टिक की चीजें, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वैयक्तिक रेगुलर जो हमें चीजें लगती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जो छोटी छोटी चीजें ना, उससे शुरुआत कर सकते हैं, इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसा नहीं लोगों को समझना है, लोगों को भी चाहिए। तो ये इस प्रोडक्ट का निर्माण करके आज हम लोग बेच सकते हैं। आने वाले दिनों में तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं कि जहां हम ये प्लास्टिक, ये सब जो पेट्रोकेमिकल्स है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, आज आप देखें ना, आज अभी से घर में लगने वाली ये सभी चीजों की लिस्ट आपके सामने है। एक भी ऐसी चीज नहीं है कि जहां हम रिप्लेस नहीं कर सकते प्लास्टिक। सिंपल आईना भी लेंगे तो आईने के ऊपर वो कवर जो होता है, बैकग्राउंड, सब प्लास्टिक का होता है। उसकी जगह पर लकड़ी, बाम्बू हम लोग लगा सकते हैं, और कई सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं। अभी फर्नीचर का भी वैसे ही हाल है। जैसे फास्ट फैशन है ना, वैसे फास्ट फर्नीचर है। आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी एक आइकिया करके है, अगर आपने सुना होगा तो। इंडिया में भी उन्होंने अपने स्टोर चालू किए। आइकिया, मैंने आज आपने सुबह ऑर्डर दी तो शाम तक वो आएंगे और पूरा फर्नीचर नट बोल्ट में आपको इमीडिएटली करके देंगे। और ये पूरा फर्नीचर है क्या, तो ये पूरा फर्नीचर है सब वो पेट्रोकेमिकल से बना हुआ फर्नीचर। और फिर वो खत्म होने के बाद क्या होता है, तो आज बहुत बड़े लेवल पे ये एनवायरनमेंट डैमेज कर रहा है। लेकिन इसके जगह पे हम अपने बाम्बू से बना हुआ फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इतना ही अच्छा है। और जो भी आपकी जरूरत हो, ऐसे नहीं सिर्फ सोफा की बात कर रहे हो, जो भी आज फर्नीचर की जरूरत हो वो हर कुछ बन सकता है इन चीजों की वजह से। इनफैक्ट हमारे कॉटन से, हमारे कपास से भी कई सारी चीजें बन सकती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, अभी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में 2 लाख करोड़ का माल बेचते हैं हर साल। अभी सोचने वाली बात है, 2 लाख करोड़ का माल भारत में बेचा जा रहा है, और उसमें मोनोपोली है 4 कंपनियों की। मोनोपोली, यूरोपियन कंपनी की मोनोपोली है जो यहां माल बेच रही है। यानी आपको लगेगा ये साबुन लू, वो साबुन लू, ये शैम्पू लू, ये सब, यानी फेस वॉश, शैम्पू, सब 3-4 कंपनियां बेचती, सिर्फ हीरो हीरोइन वहां ऐड करती रहती है और हम बाल बेचती है। और ये सब केमिकल्स है, ये सब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और केमिकल्स है, कई सारे लोगों को इससे एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी बहुत इतना कुछ बेच रही हो। पर्सनल प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी टूथब्रश से लेके सब कुछ ये लोग तैयार करते हैं। टॉयलेटरी, लाइजॉल वगैरह सब कुछ, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा ना, सब सुपरस्टार आते हैं इसको बेचने के लिए टीवी के ऊपर। लेकिन ये सब गलत है, ये सब कुछ पेट्रोकेमिकल्स है। और इसके जगह पे हम हमारे महिला बचत गट और बाकी के लोग घर में तैयार कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो इससे बहुत बेहतर है। ये जो आप वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कपड़ों के धोने के लिए, इससे बेहतर है। ये टॉयलेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेहतर है। और अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, ये शैम्पू, कंडीशनर की बात करें, तो मैं आपको सच्ची चीज बोलता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कॉस्मेटिक की वजह से आपके स्किन प्रॉब्लम्स है, एलर्जी है या ऐसा कुछ है,
पूरी दुनिया में लोग यहाँ वहां घूमते हैं, सभी तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, फाइनली आते हैं केरला में, फाइनली आते हैं भारत में, केरला में, उस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, उनसे उनको अच्छा मिलता है। तो हमारे जो आयुर्वेदिक, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो 100 गुना 1000 गुना अच्छे ये केमिकल्स है, जिसको हम बेच सकते हैं एमईपी में। ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी वो मेडिसिन की जो जिसके लिए पर्ची नहीं लगती डॉक्टर की, यानी मल्टीविटामिन है या कुछ मोचाई, इसके लिए वैसे लिए 1 लाख करोड़ का धंधा कर रहे हैं ये लोग। 1 लाख करोड़ की चीज बेच रहे हैं आज की तारीख में। और ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अगर कोई दे सकता है तो है आयुर्वेदा। तो ये एमबीपी इतनी सही चीज है, और क्यों करनी चाहिए इमीडिएटली इसको? तो दोस्तों, एमईपी ऐसी चीज है, अभी देखिए अगर हमें बिजनेस करने हैं हमारे तहसीलों में, गांव में, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। देखो, हमारे पास ऑप्शन है बायोफ्यूल इंडस्ट्री का। अभी बायोफ्यूल इंडस्ट्री में हम पायोनियर है। बायोफ्यूल इंडस्ट्री में जिस तरह अभी 15 प्रोजेक्ट हमारे एमकोल के है और 80 आने वाले हैं। अभी ये जो एमकोल के प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया में कहीं भी नेपियर ग्रास से बायोकोल नहीं बन रहा है, हम बना रहे हैं। पहली बार जब आप कर रहे हो तो हमें हर जगह काम करना पड़ता है, हर मशीनरी को चेंज करते 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 बेहतर करना पड़ता है, प्रोडक्ट को बेहतर करना पड़ता है, रॉ मटेरियल को बेहतर करना पड़ता है, कई सारी चीजें सीखनी पड़ती है जो हम कर रहे हैं सीएनजी में, बायोकोल में, एमकोल में। और ये ऐसा ही चलता है, इसको वक्त लगता है। अभी अमेजॉन दुनिया की नंबर 1 कंपनी ऑनलाइन, लेकिन उनको 8 साल लगे सीखने के लिए। ये जो जेफ बेजोस आपको दिख रहा है, जो अभी आज की तारीख में दुनिया का सबसे अमीर ऐसा आदमी है, 8 साल को 60 में उसने 1 रुपया नहीं कमाया था, लेकिन पूरी तरह से काम कर रहा था, क्योंकि वो पहली बार कर रहा था सब कुछ इतने डिटेलिंग में, जैसे हम लोग कम कर रहे हैं। ये स्टीव जॉब्स जिसको देख रहे हैं और जिसने एप्पल कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाई, 17 साल काम कर रहा था उसके ऊपर। 17 साल कुछ नहीं मिले, लेकिन बाद में एप्पल बना तो एप्पल है नंबर 1 मोबाइल में, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट, अगर कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पायोनियर बेस्ट है और इसलिए नंबर 1 कंपनी है। इसलिए 15 साल वो माइक्रोसॉफ्ट के जो मेन है वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन थे। और वैसे ही बायोफ्यूल भी हम लोग होने वाले हैं। आने वाले दिनों में अगर बायोफ्यूल बोले पूरी दुनिया में तो एक ही नाम आएगा, वो एमसीएल। ऐसे काम कर रहे हैं हम लोग, तो वो वैसी स्पीड से चलेगा। एम कैफे भी अगर आप देखोगे, ऑर्गेनिक कैफे, तो ऑर्गेनिक कैफे में ऐसा नहीं कर रहे हम लोग कि हमें ये बर्गर है, ये मैकडोनल्ड का ऐसे ऐसे सब बनता है, तो बस आपको पूरी दुनिया में वैसे ही बनाना है। ये चाय की दुकान है, ऐसी चाय की दुकान है, पूरे भारत में ऐसी बना, ऐसा नहीं कर रहे हम लोग। हम जिस तरह के ऑर्गेनिक कैफे करेंगे ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट ओडिशा की जो कॉफी का वो कैफे होगा वो अलग होगा, तमिलनाडु कर्नाटक का कैफे अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा। इसमें इतनी वेराइटीज, और जिस तरीके से हम काम करें हम उसमें भी पायोनियर रहेंगे, और उसको अपना एक प्रोसेस। लेकिन यही अगर एमईपी आप देखोगे तो एमईपी में सभी रेडीमेड सॉल्यूशन है। आज लोगों को जो चाहिए वो कोई ऑलरेडी हो रहा है, तैयार कर रहे हैं, और वो कंप्लीटली एस्टेब्लिश सॉल्यूशन है। हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ डॉट्स इकट्ठा करने, यानी जिनको वो चाहिए और आज जो लोग तैयार कर रहे हैं इनको एक मंच पे लेके आना है और बिजनेस डेवलप करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें वैसे ट्रायल एंड एरर, इन्वेंशन, रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में लोगों की जो जरूरत है इस पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करने की, जहां तक बात है, पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट ऑलरेडी भारत में कई सारे लोग बना रहे हैं। और बहुत अच्छी बात क्या है, मैं आपको बहुत अच्छी बात यह है कि ये सभी प्रोडक्ट ग्रामीण भारत में बनते हैं। उससे भी अच्छी बात क्या है, तो ये सभी प्रोडक्ट हमारे महिला बचत गट बनाते हैं। यानी इतनी बड़ी लेवल पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें होती है। और हमको क्या करना है, तो हमारा काम तो सिर्फ ये है कि आज ये जो लोग हैं, ये जो महिला बचत गट होंगे, इनफैक्ट बचत गट जब आता है तो महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन महिला बचत गट बहुत ज्यादा काम करती है, इसलिए मैं बार बार वो बोल रहा हूं। तो इनको, ये जो कैपेबल लोग हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, यही हमारा काम है। आज एक महिला बचत तैयार कर रही है थोड़े से लेवल पे, वही वो बेच नहीं पा रही है, काम कर नहीं पा रही है बराबर, ये उनकी दिक्कत है, प्रॉब्लम। हम जब सपोर्ट सिस्टम तैयार करेंगे तो एक के जगह पे 10 महिला बचत गट काम करेंगे एक ही प्रोडक्ट के लिए। अभी आज इन महिला बचत गट को फंडिंग नहीं,
रॉ मटेरियल के लिए, बाकी कुछ चीजों के लिए पैसे नहीं है, हम देंगे पैसे, हम इन्वेस्ट करेंगे। आज एक जगह पे बैठे वो काम करे, प्रोडक्ट को निर्माण करे, वैसे शायद जगह नहीं उनके पास, तो वो जगह देंगे, हम लोग लेंगे, रेंट पे लेंगे, हमारे फैक्ट्री में तैयार करेंगे। अगर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका क्या है कि मार्केट ब्रांडिंग वो नहीं है, उसके लिए तो हम लोग है, उस बड़े विशाल ब्रांड का निर्माण करने का काम हम करेंगे। और दुनिया में ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो सिर्फ ब्रांड तैयार करने का ही काम करते हैं। ये हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर गैम्बल, इवन एप्पल, ये ब्रांड को निर्माण करने का सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं। एप्पल भी अपना जो फोन बनवाता है चाइना से बनवाता है, और ये सभी जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, वो सिर्फ करवा के लेती है। ऐसे ब्रांड का निर्माण करेंगे ना कि उसकी इतनी जरूरत है कि 10 महिला बचत भी कम पड़ जाए। और दोस्तों इस बहुत अच्छी बात है ना, इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते, गांव में भी होगी, शहरों में भी हो। शहरों में भी अपने अपने घर में भी आप कर सकते हैं, एक जगह आके भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा काम हमारे लोगों को मिलेगा। और आज इसकी बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। आज हमें हमारे इस एमसीएल परिवार में जितने भी उद्योजक काम कर रहे हैं, और मैं सिर्फ तहसील लेवल के या ग्राम पंचायत लेवल के उद्योजकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एमबीएस एमवीपी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सभी लोग जो एमसीएल के विजन मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हर उद्योजक की टीम मेंबर में रहेंगे, हमारे चैनल पार्टनर रहेंगे जिन्होंने हर गांव जाके, घर जाके एमसीएल को प्रमोट किया है, एमसीएल के मिशन को बढ़ाया। हर व्यक्ति को अभी इनकम मिलना चाहिए, अर्जेंट नीड है। और ये एमवीपी एमएसपी ऐसी चीज है कि आई डे वन से हम इनकम की शुरुआत कर सकते हैं, डे वन से, हर इस व्यक्ति की जो आज हमारे साथ में है। और प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे इसमें? बहुत बार हमको लगता है कि प्रोडक्ट्स एमसीएल तैयार करेगी और एमसीएल बोलेगी आपको कि चलो आज बेचो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट फ्यूल में ऐसा होगा, एमकोल में ऐसा होगा कि कल जाके एम कुकिंग सिस्टम, पिलेट्स, पूरी दुनिया में हम उसको बेचेंगे, वो सेम ही रहेंगे। लेकिन जब एमईपी की बात आती है तो तुम आपके तहसीलों में जो तहसील लेवल के उद्योजक है, सब ग्राम पंचायत लेवल के उद्योजक है, हर हफ्ते आप मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, आपकी टीम होगी। तो आपको वो डिस्कस करना है, आपको सोचना है कि मुझे अपने तहसील में, अपने ग्राम पंचायत में कौन सा वो प्रोडक्ट है जो मैं तैयार कर सकता हूं, जो जिस प्रोडक्ट की वजह से हमारे लोगों की जरूरत मैं पूरी कर सकता हूं, जो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए मेरे पास अच्छे रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, लोग है जो कर सकते हैं, उनको इमीडिएटली काम दे सकता हूं। आपको सोचना है, और आपको ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके उसमें लॉन्च करना है। और कुछ भी हो सकता है, डेली के सिंपल प्रोडक्ट को जिसको एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता हो, जो जरूरत होती हो किसी भी परिवार को, ऐसे प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। और ऐसे कॉस्ट में देने की कोशिश करेंगे जो एकदम कम से कम हो। लोकल हमारे तहसील में बेच सकते हैं, गांव से लेके शहर में बेच सकते हैं, बाजू के तहसील में, बाजू के जिले में बेच सकते हैं। और एमसीएल तो अभी ऐसा छत्र बन चुका है कि पूरे देश में हम लोग इसे बेच सकते हैं। अभी सिंपल एग्जांपल है ना, देखो टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट लिखा है, लेकिन टूथब्रश 12,000 करोड़ का तो साल में सिर्फ टूथब्रश बेचते हैं लोग। क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उसकी? और ऐसा कहा जाता है कि एक वो प्लास्टिक का टूथब्रश जो पहले बना होगा दुनिया में, वो आज भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं पानी में होगा। इवन फुटवेयर की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, एक कंपनी ने जो अच्छा काम कर रही है, बिजनेस कर रही थी, लेकिन हर तरह का फुटवेयर, हर तरह का शूज, चप्पल बन सकती है इस इको फ्रेंडली चीजों के साथ। आज 1.25 लाख करोड़ का माल बेच रही है, और ऐसे कई सारे अनगिनत ऐसे प्रोडक्ट है। और दोस्तों आज हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे उद्योजक है, तहसील लेवल के, ग्राम पंचायत लेवल के, अभी उनको इनकम शुरू होना चाहिए। हमारे जितने भी चैनल पार्टनर है उनको इनकम शुरू होना चाहिए। जो भी तहसील लेवल के लोग हैं उनको 1 लाख रुपए महीने का इनकम शुरू होना चाहिए। एमवीपी को कम से कम 15,000 रुपए महीने का इनकम शुरू होना चाहिए। और कोई भी जो चैनल पार्टनर है जो आज आपके साथ गांव एकदम फील्ड लेवल पे काम कर रहा है, उसको कम से कम 10,000 रुपए शुरू होने चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप लिस्ट बनाओ कि मैं अगर अपने तहसील का प्रमुख हूं तो मेरे साथ कौन कौन काम कर रहा है, कितने एमवीपी है, कितने लोग हैं, इन सभी लोगों को मुझे अभी इतना इतना इनकम दिलाना है। अगर मैं सीनियर एमबीएस हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक तहसील को संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफी आजू बाजू के तहसील को भी प्रमोट किया है।
वो बीडीए जैसे काम भी कर रहे हैं। तो आप लिस्ट करो कि मेरे यहाँ भी 5 तहसील है और मुझे इन तहसीलों को मिलकर इतने सारे लोगों को, मुझे मेरी जिम्मेदारी की अच्छा इनकम दिलाना है। आप उस परिवार के प्रमुख हो, तो उस परिवार के प्रमुख होने के वास्ते के हैसियत से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर परिवार को इतना इनकम मिलना चाहिए ना, तो मुझे हर महीने का इतना पैसा तैयार करना है, इनकम तैयार करना है। और उस तरीके से फिर आप प्रोडक्ट के बारे में सोचें, क्योंकि प्रोडक्ट अनलिमिटेड है, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। और एक महिला बचत गट अगर कुछ बना रही है, आप हमारे माध्यम से इमीडिएटली 10 महिला बचत गट होंगे। एक महिला बचत गट में 10 अलग अलग परिवार आते हैं। उसमें कंपलसरी ऐसा होता है कि सभी जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग फैमिली से हो। ऐसा नहीं कि एक ही परिवार से 4 महिला आ रही है, नहीं, 10 अलग अलग महिलाएं जिनके सरनेम अलग है वो आते हैं। तो जब 10 महिला बचत गट अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि 100 परिवार को आप इनकम दे रहे हैं। 100 परिवार को अगर आप 10,000 के हिसाब से भी देखेंगे मिनिमम, तो भी हर महीने 10 लाख रुपए आप हम लोग क्रिएट करेंगे और इनको देंगे। और ये 10 जो महिला बचत गट है या 100 जो परिवार है, ये कितना माल तैयार करेंगे? हमको जितनी जरूरत है उतनी जरा भी नहीं, इतना कम। इतना बड़ा मार्केट है आज और इतना बड़ा बदलाव हो सकता है इसमें। और इसकी बिजनेस ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि एमसीएल ऐसी गाइडलाइन देगी, पूरा डीपीआर वगैरह बना के देखिए, तो नहीं, आपको तैयार करना है। मुझे कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, कि कैसे मैं तैयार करूंगा, कौन सा रॉ मटेरियल उसको लगता है, किस तरह से आता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ होगी, कौन करेगा, कितने लोग हैं। हमारे यहाँ भारत में ना एजेंट गिरी बहुत चलती है। कुछ भी रहा तो वहां कोई तो एजेंट आएगा, बोलेगा मैं आपको करा के दूंगा, मुझे कितना पैसा मिले। ऐसा नहीं करना है आपको, खुद जाके देखना है, खुद जाके हर चीज को जाके मिलके और उसको चीज को समझना है, और वैसे एक्शन प्लान बनाना है जिसे हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। आइडियल ये एक्सपेक्टेड है कि जो लोग, जो बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर या उद्योजक करना चाहते हैं, वो खुद सब मेहनत करके, पढ़ाई करके उसका प्लान बनाए, एक्शन प्लान बनाए, डीपीआर बनाए। लेकिन इससे ठीक विपरीत, ठीक उल्टा आज की तारीख में हो रहा है। कौन बनाता है डीपीआर? तो कोई बाहर की एजेंसी जिनका कोई संबंध नहीं होता। डीपीआर क्यों बनाते हैं? तो बैंक को देना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, किसी इंस्टीट्यूशन को देना होता है, जिससे फिर हमको पैसा मिले। बहुत बार तो ये डीपीआर सीए लोग बनाते हैं, सिर्फ वो आंकड़े डालते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, बस वो प्रोजेक्शन डालते हैं, बस, जिनका कोई संबंध नहीं होता है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या, कुछ नहीं होता। ऐसा थोड़ी चलता है। क्या ये तरीका है? आपको करना है, आपको करना है इन व्यक्ति जैसा। आपको पता है ये कौन है जिनको आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर? डी मार्ट। ये अभी भारत की नंबर 1 जो मॉल की जो कंपनी है ना, उसके मालिक, जिन्होंने जब इन्होंने चालू किया तो रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, ये सब कुछ था। आज सब कुछ बंद हो चुके हैं, सिर्फ डीमार्ट बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, 12वीं की है, सिर्फ 12वीं पास है ये पर्सन, ये व्यक्ति। लेकिन इन्होंने पहले 1.5 से 2 साल खुद काम किया। जेब में उनके 8,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन फिर भी खुद काम किया, हर चीज खुद देखी, समझी, एक्शन प्लान तैयार किया, फिर वो बने। आपको भी ऐसा काम करना है और खुद बनाइए सब कुछ। तो बेस्ट पर्सन मेरे ये तहसील में, मेरे राज्य में, मेरे तहसील में, मेरे गांव में, ये मुझे काम करना है ना, तो मैं समझने वाला, अगर कोई बेस्ट व्यक्ति तो आप ही होगा। कोई नहीं आपको ऊपर से कोई मुंबई दिल्ली में बैठा हुआ आपको गाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। करिए मेहनत। जरूरत है आप कितने भी पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैंने तो देखा है ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी सोचते हैं, सब तरह के बारे में सोचते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कभी कभी अपने उस चौकट के बाहर, बॉक्स के बाहर सोचते ही नहीं है। एक वही लीजिए, पेन लीजिए, बैठिए। मुझे एमईपी, मेरे यहाँ, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मुझे इनको इतना इनकम दिलाना है, मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार करने हैं, पूरी डिटेल उसकी तैयारी कीजिए, लिखिए। इनफैक्ट इसकी आदत डालिए, हर दिन लिखिए कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, आज कौन सा मुझसे गलती हुई, तीसरा आज मैंने कौन सा एक प्रॉब्लम, चैलेंज उसको सॉल्व किया, और चौथा मुझे आज क्या सीख मिली।
और ये जो आप बनाएंगे नोटबुक, ये दुनिया का सबसे बड़ा गाइड होगा आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए नहीं, कई सारे आने वाले उद्योगों के लिए। लेकिन हमेशा एक एमईपी को जब हम लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो आपको जो भी एमबीपी काम करेंगे 100% एनवायरमेंट कंजर्वेशन, उससे 100% पर्यावरण का संवर्धन होना चाहिए, पर्यावरण के हित में ही वो एमईपी का प्रोडक्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 100% एम्प्लॉयमेंट, यानी हर एक हाथ को काम देना होगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम वो प्रोवाइड करना चाहिए। तीसरा ही 100% सक्षमीकरण किसानों का और महिला बचत गट का, तो वही प्रोडक्ट्स का निर्माण करना है और बेचना है मार्केट में जो हमारे लोग तैयार करेंगे, किसी कोई फैक्ट्री तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली, हर परिवार को एक रिस्पेक्टेबल अच्छा इनकम मिलना चाहिए। और पांचवा ही एनर्जी इंडिपेंडेंस, जो भी ऊर्जा ईंधन जो मेरे गांव को, मेरी तहसील को लगता है, उसमें आत्मनिर्भर बनना, इस 5 दिशा में ही ये एमईपी काम करना है। और इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग मार्केट, अच्छी अच्छी लोग चीजें तैयार करते लेकिन मार्केट नहीं तैयार कर पाते, बेच नहीं पाते, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर कोई कंपनी जो ब्रांड है ना, जो नंबर 1 का काम कर रही है, जो करना चाहती है, सब लोग इसके ऊपर काम करते हैं। सब लोग काम करते हैं कि हमारे साथ ऐसे कस्टमर्स तैयार हो जो लॉयल हो, वो कभी भी हमारे ब्रांड को छोड़े ना। कोई भी नया प्रोडक्ट जब हम लेके आए तो उसके पहले ही हमारे कस्टमर, हमारा मार्केट तैयार हो, इसके लिए लोग काम करते हैं। हर कोई, एप्पल काम करता है, मर्सिडीज काम करता है, हर कंपनी इसके ऊपर काम करती है। और आज मैं आपको तरीका में सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे हम जो भी एमईपी लाएंगे, पहले से मार्केट उसका तैयार हो, पहले से लोग उसको अपेक्षा करेंगे कब आपका प्रोडक्ट आएगा। इतना ही नहीं, मैं आपके कंपनी को कैसे उसको ब्रांड यानी विश्वास में तब्दील करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएंगे। यानी मैं बोलता हूं ना कि ग्राम पंचायत में 150 करोड़ तक हम रेवेन्यू का निर्माण कर सकते हैं, हर म्यूनिसिपल वार्ड में 200 करोड़ तक रेवेन्यू का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है वहां तक लेके जाने के लिए जो ब्रांड तैयार करना है, जो कंपनी का काम करना है ना, वो भी तैयार कर पाएंगे आप। ये सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। मैं सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए आपसे, कभी भी छोड़ेंगे नहीं आपको, हमेशा के लिए, जिंदगी भर। एक कस्टमर ना कि सिर्फ आपका माल लेके, लेकिन जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। और इन सब का सीक्रेट कुछ है तो वो है सैटरडे सेशन, बाकी कुछ नहीं। पूरी मेहनत करिए, पूरा फोकस करिए, दिल लगाकर ये सैटरडे सेशन कीजिए। हर हफ्ते सोचिए कि पूरी जिंदगी सब कुछ डिपेंड है इसके ऊपर, इस तरह सैटरडे सेशन कीजिए। आपके तहसील में, अगर तहसील लेवल के आप उद्योजक हो, कितने प्लेसेस होंगे, 10, 15, 20, जो तहसील के मेन जगह होगी, वहां सिंपल एक बोर्ड रखिए ना आप। ग्राम पंचायत में काम जब कर रहे हो तो ग्राम पंचायत में कितने नुक्कड़, कितने जगह होंगे, 3, 4, 5 जगह जो लोगों को पता होगी, जो ज्यादा लोग जहां जाते होंगे। सिंपल ब्लैक बोर्ड रखिए कि इस हफ्ते का जो व्याख्यान का विषय है, सेमिनार का विषय है, परिसंवाद का विषय, जो नाम लोगों को समझ में आता है वो लिखिए उसमें। वो ये है। देखो दोस्तों, लोग जो है ना, लोगों को एक बार आप आएंगे, इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा बड़ा स्पीच देंगे और निकल जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर हफ्ते अगर आप लोगों के लिए खड़े हो, हर हफ्ते अगर सिंसियरली खड़े हो, तो दोस्तों और उनके लिए खड़े हो, 100% एम्प्लॉयमेंट के लिए, 100% किसानों के लिए, पर्यावरण का ख्याल रखने के लिए, हर घर को एक अच्छा इनकम देने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, हर हफ्ते उसके लिए काम कर रहे हैं, हर हफ्ते लोगों के लिए खड़े हो रहे। अब ये जो काम आप करोगे, 4 से 6 महीने के बाद आप देखिए, ये सभी लोग आपको किसी फरिश्ते से कम नहीं समझेंगे। ये सिंसियरली काम करना जरूरी है। ये नहीं कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी कब आएगी, यानी लोग प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे और फिर लोग समझेंगे नहीं नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना प्लांट एंड मशीनरी लाएंगे ना एक जगह पे, एक घर में, बाहर की कोई कंपनी, ये जो फॉरेन की कंपनी ना, उसी जगह पे 10 प्लांट एंड मशीनरी लाएंगी, और फिर ये सभी लोग उनके गुलाम हो जाएंगे अगर हम ये काम नहीं करेंगे। लोगों को वो विश्वास होना चाहिए सिर्फ,
कि ये आदमी सिंसियर है, ये आदमी सही है, ये आदमी सच है, और दिल से हमारे लोगों के बारे में, इस भविष्य के बारे में, मेरे बाल बच्चों के बारे में सोचता है ये आदमी। उनको सिर्फ इतना भरोसा चाहिए, और उनको पता होता है कि ये आदमी है, उनको जो भी प्रॉब्लम आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो समझते हैं। प्रभु श्री राम के ऊपर भी आए थे प्रॉब्लम, उनको पता है सब। प्रॉब्लम यह है कि धर धपते उनके लिए सिंसियरली काम करना, और ये तरीका है आपके सिर्फ एक एमईपी के लिए ना, अगर आप 10 प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करते हो ना, 10 के 10 प्रोडक्ट के लिए 100% मार्केटिंग तैयार होगी अगर आप ये काम करोगे तो। और दोस्तों, आज परिस्थिति ऐसी है ना, हमने देखा, सबने अपने आंखों के सामने ये परिस्थिति है। 1 मार्च से लेके ये मई एंड तक, जब बिल्कुल बारिश नहीं होनी चाहिए, फसल पूरी तैयार है, उसको निकालने का टाइम है, तब इतनी बारिश हो रही है, इतना तूफान आ रहे कि इतनी मेहनत की हुई फसल बर्बाद हो रही। और आज जब पानी चाहिए, जब फसल शुरुआत करने की टाइम है, तब पानी नहीं है, मानसून नहीं है। हमारे सामने ये परिस्थिति है। हमारे सामने अभी ये महाराष्ट्र में ना एक कोयना डैम है, जिसको महाराष्ट्र की भाग्यलक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि इतना सारे उससे जल विद्युत निर्मित होती है। ऑलमोस्ट ऐसा टाइम था कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती थी महाराष्ट्र में, उससे होती थी। और 3 से 4 दिन पहले का ये फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ बिपरजॉय, एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जिसकी तैयारी गुजरात, महाराष्ट्र, पाकिस्तान का प्रदेश वो कर रहा है। हमारे सामने सब कुछ है। अभी हमें बहुत जोर से एग्रेसिवली अभी इसके ऊपर काम करना है, ऐसे काम करना है कि आगे के 3 साल में ये सब कुछ चीजें बदलना है। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं कि आगे से 3 मैक्सिमम 5 सालों तक ये सब कुछ सही हो जाएगा। आगे से मैक्सिमम 5 साल के बाद ये सभी जो प्रकृति का नियम है ना, बराबर 1 तारीख को या 30 तारीख को केरल में मानसून आएगी, बराबर 5-6 तारीख को यहां महाराष्ट्र में बारिश आएगी। आप उसकी चिंता मत करें, हमें करना ही है इसको, और हम मिलकर करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में जब हम ये करेंगे, तो हम फिर से हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू। दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो